चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर लें वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि इस संबंध का उपयोग जब हम यूवीएफ संबंध पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ रहा है, तो उससे पहले हम इस संबंध को यहाँ पर क्लियर कर लें। तो लिखेंगे दर्पण के गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। इन दोनों के बीच हम रिलेशन पहले समझ लें, उसके बाद आते हैं उस टॉपिक पे। देखिए दोनों के बीच क्या संबंध होता है आर और एफ में। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, ठीक, और ये इसका मुख्य अक्ष है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सानिया? हाँ, ध्रुव। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको क्या बोलेंगे? और इसके मध्य बिंदु को फोकस। हमने आपको बताया था कि देखिए मुख्य फोकस जो है एकदम इनके बीचों बीच में होगा। आज वही चीज सिद्ध करेंगे कि एकदम ये बीचों बीच में है। ठीक है, देखिए वस्तु इधर कहीं स्थित है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आती है, दर्पण पर पड़ेगी, टकराएगी, परावर्तन होने के बाद ये किस तरह से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर। सही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है। यही होता है। अच्छा, वक्रता केंद्र से इस पॉइंट पर जहां पर परावर्तन हो रहा है वहां पर ऐसे आप एक लंब खींच दीजिए, ऐसे। ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए ए, इधर दे ओ। ठीक है, सब हो गया। समझ में आई बात? यानी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु है, उस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जा रही। ठीक है, अब आपको इन्हीं के बीच संबंध दिखाना है। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? यहाँ से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे हम कैपिटल आर लिखते हैं। अच्छा, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी एफ। यहाँ तक सही है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक हिंदी लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु स्थित है। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु हमने क्या किया? स्थित कर दिया। वस्तु स्थित होगी तभी तो प्रकाश की किरण वस्तु से निकलेगी और दर्पण पर पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसे डायग्राम बना के सीधे आप करते हैं तब भी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू हम चलते हैं
कि हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, तब उससे किरण जा रही है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये कोण देखिए और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपने देखा होगा, ऐसे चिकने तल पर ऐसे प्रकाश का परावर्तन जब पड़े थे तो यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया था, वही ये अभिलंब है। ये तो ये कोण आपतन है और ये कोण, तो दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ओ ए सी बराबर होगा कोण एफ ए सी। कोण एफ ए, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ये रेखा यानी यह किरण और ये मुख्य अक्ष क्या है, समांतर है, और ये रेखा इनको दोनों को काट रही है। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, इसे कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण। दो समांतर रेखाएं अगर हैं ऐसे और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण हमेशा क्या होते हैं, तो ये एकांतर कोण हमेशा बराबर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कोण ओ ए सी बराबर कोण ए सी एफ। ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन, अब देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड देखिए क्या है, बराबर है, तो राइट साइड क्या होंगे, बराबर। तो कोण एफ ए सी बराबर कोण ए सी एफ। देखिए ये प्रूफ हो गया, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए दोनों कोण। समझ में आई बात? तो जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ज्यामिति में आप पढ़े होंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो देखिए, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, AF, और इस कोण के सामने की भुजा क्या है, CF, ठीक है। मतलब कोण FAC के सामने की भुजा CF बराबर होगा AF, इसके सामने की भुजा क्या है, AF। यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोण के सामने की भुजा। समझ में आ गई बात? बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अगर A, ये जो A है, अगर वो A धीरे धीरे P के समीप आ जाए तो जो AF है वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि A P के क्या हो, समीप हो तो क्या होगा, जो AF है वो PF के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए AF CF के बराबर है और यहाँ AF PF के बराबर है। इसका मतलब जो CF है और PF है आपस में क्या है, अर्थात CF बराबर PF, ये बराबर हो गए। अब देखना
सी से पी की जो दूरी है, यहां देखना, सी से पी की दूरी सीपी, सीपी को हम लिख सकते हैं सी एफ धन पी, लिख सकते हैं सी एफ धन पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, सी पी, सी से पी तक की दूरी क्या है, आर बराबर सी एफ, सी एफ और ये है पी एफ, और दोनों देखिए ऊपर क्या है, बराबर है। तो जहां सी एफ है वहां पी एफ लिख सकते हैं, तो इसके जगह क्या रख दीजिए, पी एफ, और ये पी एफ पहले से है, तो आर बराबर क्या पी एफ हो गया। अब पी एफ का मान कितना है, एफ कितना है, तो हो गया 2, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के कितनी होती है, 2 गुना। क्लियर हो गया, वक्रता जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दूने के बराबर हो गई। अगर हम एफ निकालें तो आर बटा क्या हो जाएगा, यानी ये बीच में हुआ कि नहीं हुआ, आधा हो गया। देखो आर का आधा हुआ एफ, इसका मतलब जो एफ है वो एकदम बीचों बीच में है। अगर मान लो प्रश्न ये आ जाए कि आर और एफ में संबंध बताइए, तब तो ये समझ में आ रहा है ऐसे करना है। लेकिन अगर आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में होता है, सिद्ध कीजिए, तब भी आप यही करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, आधा। अगर वक्रता त्रिज्या 12 है तो फोकस दूरी 6, अगर वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 50। लेकिन अगर फोकस दूरी 4 है तो वक्रता त्रिज्या 8, बकलो लगे, फोकस दूरी 4, एफ का मान 4, तो 4 दूना, तो वक्रता त्रिज्या 8 हो जाएगा ना। जब वक्रता त्रिज्या का मान दिया होगा और फोकस दूरी निकालना होगा तो तुरंत वक्रता त्रिज्या का क्या कर देंगे, आधा। लेकिन अगर फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो फोकस दूरी को क्या कर देंगे, 2 गुना, 2 से उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी अब वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा, अब भाग दे देंगे तो फोकस दूरी मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है यू भी तथा एफ में संबंध। ठीक है, यू वी एफ में संबंध। अब ये यू वी एफ में जो संबंध की हम बात करेंगे, पहले अवतल दर्पण के लिए करेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए भी करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अवतल दर्पण के लिए, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, और ये है इसका मुख्य फोकस। ठीक है, एक वस्तु को हम मुख्य अक्ष पर यहाँ पर रख रहे हैं, ओ डैश एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ से 2 किरण चलेगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी। दोनों किरणें, दोनों परावर्तित किरणें जहां काट रही हैं वहां से मुख्य अक्ष पर सीधे लंब खींचेंगे। तो ये जो लंब है वो है वस्तु का प्रतिबिंब आई
आई डैश। ठीक है, ये किरण जहां पर यहाँ टकरा रही है वहां पर एक नाम दे देते हैं ए, और ए से मुख्य अक्ष पर हम एक ऐसे लंब डाल देते हैं, ठीक है, और वो है एन। ठीक, ये हो गया अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध बताने के लिए किरण आरेख। ठीक है, ऐसे आपको करना होगा, किरण आरेख ऐसे ही आपको बनाना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, और जो दूरी बाएं तरफ नापी जाती है वो होती है माइनस। पता है, चिन्ह प्रॉपर्टी में सब लिखवाया गया है। अच्छा, वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर, ये भी बाएं तरफ है माइनस। अच्छा, वस्तु प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, भी, दूरी बाएं तरफ है इसलिए माइनस। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, फोकस दूरी एफ, ये भी बाएं तरफ है इसलिए माइनस। ये सभी दूरी हमने वहां पर नोट कर दिया। लिखेंगे, देखिए ध्यान से, माना अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आई डैश है। बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही बस आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, बात ना करिएगा नहीं तो सब कंफ्यूज कर लेंगे। एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ डैश सी, ये वाला, और एक त्रिभुज दिखेगा आई डैश सी, ये वाला। दोनों त्रिभुज दिखे आपको, दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप का मतलब एक जैसे है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश सी समरूप त्रिभुज आई डैश सी। ठीक है, ये समरूप का चिन्ह है। जब ये एक जैसे त्रिभुज है तो इनके भुजा का अनुपात भी एक जैसा होगा, बराबर होगा। तो देखिए, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ओ डैश, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा आई, तो लिखेंगे ओ डैश बटा आई बराबर होगा त्रिभुज की, इस बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा ओसी बटा आई सी, ओसी बटा आई, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, ए एन एफ, ये वाला, आई डैश एफ, ये वाला। देखा, लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ समरूप त्रिभुज आई डैश एफ, इनका भी भुजा का रेशियो बराबर होगा। इसमें देखिए ए एन बटा आई डैश, ए एन बटा आई बराबर होगा एफ एन बटा आई एफ, एन बटा आई एफ, ये होगा। चूंकि आप देखें ध्यान से तो जो ए एन है वो ओ डैश के बराबर है। देखिए, ये जो ए एन है वो ओ डैश के क्या है, क्यों बराबर है, क्योंकि मुख्य अक्ष और ये किरण समांतर है, तो समांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ए एन बराबर ओ डैश, तो ए एन के जगह आप लिख दें ओ डैश बटा आई बराबर एफ एन बटा आई एफ। ठीक, अगर एक को पी के समीप लाएं
तो n कहाँ आ जाएगा, p पर आ जाएगा, यानी जो Fn है वो Fp के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि A को P के समीप लाया जाए तो जब P के समीप लाएंगे तो जो Fn है वो Fp के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले में जहां Fn है वहां क्या रखेंगे, तो हो जाएगा O डैश बटा I डैश बराबर Fp बटा If, और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अगर दोनों समीकरण को ध्यान से देखें तो दोनों का एक साइड बराबर है। देखो, तो जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हो गया OC बटा IC बराबर FP बटा IF। अब ध्यान देना, क्या OC दूरी दी गई है, O से C तक की दूरी दी गई है कहीं, तो OC दूरी कैसे निकलेगा, OP में से CP क्या करेंगे, घटा देंगे। तो OC के जगह लिखेंगे OP माइनस CP बटा IC ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कहीं दिया है, ये दूरी निकालने के लिए CP में से PI क्या करेंगे, तो लिखेंगे CP माइनस IP, सही है, बराबर FP। F से P तक की दूरी दी गई है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे बटा IF, ये दूरी नहीं दी गई है देखो, तो IP में से FP क्या करेंगे, तो लिखेंगे IP माइनस FP, सब हो गया। अब इनके मान रखेंगे, O से OP का मान कितना है, माइनस U, माइनस CP का मान देख लो, C से P तक माइनस, तो ये हो गया माइनस R बटा CP यानी माइनस IP, I से P तक की दूरी, तो माइनस B बराबर FP माइनस F, IP माइनस B माइनस FP माइनस F, हो गया, सही है। चलिए अब देखिए, माइनस U माइनस माइनस R बटा माइनस R माइनस माइनस B माइनस F माइनस V माइनस माइनस F। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है। देखिए, चूंकि R बराबर होता है कितना होता है, अभी सिद्ध किया हमने, तो जहां R की वैल्यू 2F रख दीजिए। देखिए जरूरत पड़ा ना इसका, इसलिए हमने कहा इसको पहले पढ़ लो। यहाँ पे R की जगह 2F रखो, तो माइनस U प्लस 2, फिर नीचे माइनस R यानी 2 प्लस बराबर माइनस F बटा माइनस V प्लस F। अब क्या करना है, त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अब देखो, पहले माइनस V का गुणा इन दोनों में करें, माइनस V माइनस U हो जाएगा प्लस UV, सही है। फिर माइनस V का गुणा इसमें करोगे तो माइनस 2FV, सही है। फिर F का गुणा इसमें करो तो माइनस UF, फिर F का गुणा इसमें करो प्लस 2F पे 2 घात बराबर, अब इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा देखिए बराबर यहाँ होना चाहिए, जगह नहीं नीचे लिख दिया मैं, इसका गुणा इधर करिए तो देखिए माइनस 2F का गुणा माइनस F में तो प्लस 2F पे, सही है। फिर देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस F डे। अब ध्यान देना, बराबर के इधर भी 2F स्क्वायर, इधर भी 2F स्क्वायर, कट गया। अब बचा जो है उसको देखो, इधर U भी है
यू भी इधर रहने दीजिए, -2FB को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +2F, और इधर पहले से -FB है, सही है। अच्छा, अब बचा -UF, इसको भी उधर ले जाओ तो +U भी, ध्यान देना U भी, 2FB में से FB घटाओगे, FB +UF, ये आ गया। दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देंगे तो देखिए इधर भाग देंगे तो लिखेंगे UV बटा UVF, इधर भाग देंगे तो FV बटा UVF प्लस UF बटा UVF, सही है। अब देखिए UV से UV, FV से FV, UF से UF, यहाँ बचा ऊपर 1, अरे ठीक है, देखा हाई कठिन हो, हाँ, तो यहाँ बचा 1 बटा, यहाँ बचा 1 बटा, और यहाँ बचा 1 बटा, यही तीनों में संबंध हो गया UVF में, ठीक है। ज्यादातर लोग अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध सीधे फार्मूला लिखवाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फार्मूला आया कैसे है उसका पूरा डेरिवेशन है। अगर आता है कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्पष्ट कीजिए तो पूरा ऐसे करना पड़ेगा। अगर आता है कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध लिखिए तब ये लिख दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।